आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है गामा डिके। जैसा कि हम जानते हैं रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। जब भी कोई न्यूक्लियाई अल्फा डिके करता है तो उसका जो मास नंबर है वो उसमें 4 का चेंज आता है और एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज यानी कम हो जाता है। और नया एलिमेंट जो न्यूक्लियस नया बनेगा वो डिफरेंट होगा पेरेंट न्यूक्लियस से। दोनों न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे, यानी अल्फा डिके के बाद पेरेंट न्यूक्लियस अलग होगा, डॉटर न्यूक्लियस अलग होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया है बाई 2। इसी तरह से अगर अल्फा डिके हो, बीटा डिके हो, तो भी जो नया न्यूक्लियस बनेगा डिके के बाद, दैट न्यूक्लियस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस। क्योंकि अगर बीटा माइनस का डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, और बीटा प्लस डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज होने से एलिमेंट चेंज हो जाता है फिर। तो जो बीटा डिके के बाद जो नया न्यूक्लियस बनेगा, डॉटर न्यूक्लियस, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन गामा डिके में ऐसा नहीं होता है। गामा डिके के बाद भी पहला न्यूक्लियस जो डिके कर रहा है और डिके के बाद जो न्यूक्लियस बना है, दोनों न्यूक्लियस सेम होते हैं, सेम एलिमेंट के होंगे। केवल जो न्यूक्लियस है वही न्यूक्लियस गामा डिके करते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, और डिके के बाद वो या तो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं या कोई भी लोअर एक्साइटेड स्टेट हो उसमें आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच गामा रे एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। उस एनर्जी के पर डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आएगा या किसी नेक्स्ट लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसमिट होगा, उसका ट्रांसमिशन होगा। so in alpha and beta decay the nucleus is changed, that is parent and daughter nuclei are different। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है अल्फा डिके में भी और बीटा डिके में भी। इन गामा डिके द न्यूक्लियस रिमेन्स सेम, न्यूक्लियस सेम रहता है, यानी जो न्यूक्लियस डिके कर रहा है और डिके के बाद जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन रहा है दोनों सेम होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे, बट डी एक्साइट्स फ्रॉम सम एक्साइटेड स्टेट। लेकिन क्या होता है गामा डिके में, जो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है वो डी एक्साइट होता है। कहाँ पर, या तो ग्राउंड स्टेट में होगा, डी एक्साइट्स some excited state to ground state or some other lower excited state, या किसी उस excited state से जो भी नीचे नेक्स्ट excited state होगी उसमें वो डिके कर जाएगा, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब डिफरेंट जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं जो गामा रेज एमिट करते हैं, उनकी जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और नेक्स्ट लोअर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो अलग अलग न्यूक्लियाई का अलग अलग होता है। यानी जो गामा रेज एमिट होंगी डिफरेंट न्यूक्लियाई से, उनकी एनर्जी यानी एच न्यू, जो फोटॉन्स हम गामा रे फोटॉन्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होती है। सो एवरी न्यूक्लियाई हैज़ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ न्यूक्लियस वी आर कंसिडरिंग, यानी हम कौन सा न्यूक्लियस ले रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो कितना होगा। ये एक एग्जांपल बताया है मैंने, ये तो किसी भी न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी 0। इस ग्राउंड स्टेट के ऊपर ये इसकी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, E1, E2, E3 एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स। अगर न्यूक्लियस E3 में से E2 में डी एक्साइट होता है तो जो गामा रे फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी h नहीं होगी, E3 माइनस E2।
यानी इस एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस इस एनर्जी लेवल की एनर्जी, दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन एमिट होगा, गामा रे फोटोन। इसी तरह से मान लो E2 में से E1 में ट्रांसफर डी एक्साइट होता है फोटोन न्यूक्लियस, तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी E2 माइनस E1। E3 से मान लो सीधा E2 E1 में हो जाता है तो E3 माइनस E1। E1 से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी, इसकी तो एनर्जी 0 है, तो जो फोटोन होगा वो कितनी एनर्जी का होगा, E1 एनर्जी का, H इक्वल टू E1। तो इस तरह से गामा रे फोटोन्स का एमिशन होता है फ्रॉम द एक्साइटेड न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड टू द लोअर, either to the lower excited state or to the ground state. So due to de-excitation of the nucleus, gamma rays are emitted from the nucleus, but nucleus remains same. यानी जो न्यूक्लियस यहाँ था वही ग्राउंड स्टेट में आने के बाद भी वही न्यूक्लियस रहेगा, या एक्साइटेड लोअर एक्साइटेड स्टेट्स में आने के बाद भी वही न्यूक्लियस होगा, एलिमेंट्स सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। When an unstable nucleus decays through अल्फा और बीटा डिके। अब जरूरी नहीं कि सारे ही न्यूक्लियस अल्फा डिके करते हो, सारी न्यूक्लियस बीटा डिके करते हो, सारी न्यूक्लियस गामा डिके करते हो, ऐसा नहीं होता। कुछ न्यूक्लियाई अल्फा डिके से अपनी एनर्जी लूज करते हैं, कुछ बीटा डिके से करते हैं और कुछ गामा डिके से भी करते हैं। कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी होते हैं जो पहले एक अल्फा डिके हुआ, फिर बीटा डिके हुआ, फिर गामा डिके हुआ, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अल्फा डिके हुआ फिर गामा डिके हुआ, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें पहले बीटा डिके हुआ फिर गामा डिके हुआ। तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जो ऐसे न्यूक्लियाई जो अल्फा डिके या बीटा डिके करते हैं वो सीधे ग्राउंड स्टेट में नहीं आते, वो किसी न किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से वापस गामा डिके होता है, गामा डिके के थ्रू वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेज थ्रू अल्फा और बीटा प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये अल्फा डिके या बीटा डिके सीधे ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा एक्साइटेड न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द टाइम द डॉटर न्यूक्लियस इज क्रिएटेड इन द एक्साइटेड स्टेट्स, यानी अल्फा और बीटा डिके के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट हुआ वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है, लोअर एक्साइटेड स्टेट में। जिस स्टेट से डिके हुआ है उससे नीचे जो भी नेक्स्ट जो भी लोअर स्टेट होगी एक्साइटेड स्टेट उसमें आता है, यानी डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं जाता। एंड फ्रॉम देयर इट डिकेज टू लोअर स्टेट्स बाय एमिटिंग गामा रेज और गामा रे फोटॉन्स। फिर उसके बाद पहले अल्फा डिके हो गया या बीटा डिके हो गया तो न्यूक्लियस कहाँ गया, लोअर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, फिर वहाँ से वो न्यूक्लियस गामा डिके करके ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इसका एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सीजियम का न्यूक्लियस है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, CS55 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है 137। ठीक है। अब ये बीटा डिके हुआ है इसका, बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस डिके में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो ये 55 था तो ये बेरियम में कन्वर्ट हो गया 56 में। ठीक है ना। तो सीजियम से बेरियम में जो बीटा डिके के थ्रू ये न्यूक्लियस चेंज हुआ तो इस एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में इसका ट्रांसमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% होती है, यानी बीटा डिके के थ्रू 95% केसेस में तो ये एक्साइटेड स्टेट में ही ट्रांसफर होता है। केवल 5% केस में ये सीधा ग्राउंड स्टेट में आता है, 5% केस में। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है कि ये किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर हो गया।
बीटा डिके के बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ चूंकि बीटा डिके हुआ है तो ये एलिमेंट चेंज हो गया, यहाँ बेरियम हो गया। 56 मास नंबर वही रहेगा, बीटा डिके मास नंबर में तो चेंज होता नहीं है। बीटा डी माइनस डिके में क्या होता है, ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो ये एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, टोटल नंबर सेम रहता है। ये जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2.55 मिनट्स है, ठीक है ना। सॉरी, इसको मैं क्लियर नहीं हूँ अभी, बाद में बता दूंगा कभी। तो ये एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, ये हाफ लाइफ जो भी है उसी के अकॉर्डिंग ये वापस ग्राउंड, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से न्यूक्लियस बेरियम का ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो फोटोन एमिट होगा, गामा रे फोटोन, उसकी जो एनर्जी होगी वो 662 keV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट होगी। तो इस जो एक्साइटेड स्टेटस की जो हाफ लाइफ है वो 2.55 मिनट्स है। तो यहाँ ज़्यादा देर ये न्यूक्लियस रह नहीं सकता, ये डिके होगा वापस, और इस प्रोसेस में गामा रेज का एमिशन होगा। तो इस तरह से गामा रेज के थ्रू न्यूक्लियस डिके करता है, इसको बोलते हैं गामा डिके, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोबाल्ट 60 का, इसका एटॉमिक नंबर है 27। ये बीटा माइनस डिके के थ्रू 99.88% केस में ये बीटा डिके करके इस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में आता है, जिसकी एनर्जी है 2.505 MeV। इस नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी 2.158 MeV। इसके बाद नेक्स्ट एक्साइटेड लोअर एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी 1.332 MeV। और ये है ग्राउंड स्टेट, जीरो एनर्जी है इसकी। तो ये कोबाल्ट से बीटा डिके हुआ, ये निकल में कन्वर्ट हो गया, ये बीटा माइनस डिके है, तो ये एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो गया, ये 27 था, ये 28 हो गया। इस एनर्जी स्टेट से ये इस एनर्जी स्टेट में ये फोटोन न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है निकल का, और दोनों एनर्जी स्टेट की डिफरेंस, एनर्जी की डिफरेंस के बराबर एनर्जी की गामा रेज एमिट होती हैं। फिर ये भी एक्साइटेड स्टेट है, फिर यहाँ से वापस ये ग्राउंड स्टेट में आता है, और इसमें 1.332 MeV की एनर्जी की गामा रेज फोटोन्स एमिट होते हैं। तो इस तरह से पहले बीटा डिके हुआ, फिर दो प्रोसेस में गामा डिके हुआ, और न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आ गया। एक और एग्जांपल है, बीटा प्लस डिके का है। तो इसमें बीटा प्लस डिके होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाई 1 यूनिट। तो सोडियम का एग्जांपल है, सोडियम Na11 Na22, ये बीटा प्लस डिके हुआ। तो 90.4% केस में तो ये बीटा प्लस डिके होता है, लेकिन जैसा मैंने बीटा डिके की यूनिट में बताया था, क्लास में आपको बताया होगा कि वे न्यूक्लियाई जो somehow energetically, if beta plus decay is not possible, then electron capture type decay takes place. तो 90.4% केस में तो बीटा प्लस डिके ही होता है इस न्यूक्लियस का, और 9.5% केस में ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा डिके करता है लोअर एक्साइटेड स्टेट में। तो ये एक्साइटेड स्टेट है इसकी,
ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ गया। फिर यहाँ से ये न्यूक्लियस नियॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से जब डिके करेगा तो ये गामा रे के थ्रू डिके होगा। इसमें गामा रेज एमिट होंगी, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी की गामा रेज। तो इनकी एनर्जी होती है 1.27 MeV और ये न्यूक्लियस कहा जाता है ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इस तरह से मैक्सिमम केसेस में वे न्यूक्लियाई जो अल्फा डिके या बीटा डिके करते हैं, तो अल्फा डिके और बीटा डिके के बाद में ये गामा डिके का प्रोसेस के थ्रू वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट अल्फा डिके से सीधे ग्राउंड स्टेट में आ जाए या बीटा डिके से सीधे ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाए। ऐसा कम केसेस में होता है। मैक्सिमम केसेस में न्यूक्लियस पहले अल्फा डिके होगा या बीटा डिके होगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियस वो गामा डिके के थ्रू एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है।